नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है पेरिस का शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जब युद्ध विराम संधि हुई, उसके पश्चात विजयी राज्यों ने पराजित राज्यों के साथ स्थायी समझौता करने, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमाओं में संशोधन करने, विजयी राज्यों की क्षतिपूर्ति करने एवं स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर निर्णय करने के लिए पेरिस में शांति सम्मेलन आमंत्रित किया। महायुद्ध में फ्रांस ने जिस वीरता एवं साहस का परिचय दिया था, उसको ध्यान में रखकर ही पेरिस को इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण केंद्र चुना गया। फ्रांस ने युद्ध विराम संधि के पश्चात शांति सम्मेलन के प्रारंभ होने में लगभग 2 माह का समय लग गया। इस बीच फ्रांस ने युद्ध विराम संधि के अनुसार एल्सेस और लॉरेन के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उसके साथ ही मित्र राज्यों ने राइन प्रदेशों के 3 भागों अर्थात कोलोन, कॉब्लेंज और मेयेंस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए अपनी ऑक्यूपेशन आर्मी भेज दी। इसी बीच 18 नवंबर को जर्मनी के जहाजी बेड़े ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राज्यों को आमंत्रित किया गया था। उसमें पराजित राष्ट्रों को अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बल्गेरिया और रूस को नहीं बुलाया गया था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के अतिरिक्त 11 देशों के प्रधानमंत्री, 12 विदेश मंत्री और कई अन्य राज्यों के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सम्मिलित हुए थे। किंतु यथार्थ में 4 बड़े राज्यों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को ही उसमें प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था और उन्हीं राज्यों के नेताओं ने संधि का प्रारूप तैयार करने में निर्णायक भाग लिया। जापान को भी प्रतिष्ठित स्थान दिया गया था, किंतु जापान के प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य शांतुंग प्राप्त करना था, अतः उसने अन्य मामलों में अधिक रुचि नहीं ली। इन प्रमुख राज्यों और उनके नेताओं के विषय में सर्वप्रथम हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की इच्छा के विरुद्ध पराजित देशों को अपमानित कर उनके प्रतिनिधियों को समुचित स्थान नहीं दिया गया था। विल्सन एक आदर्शवादी थे। उनके द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्रों के आधार पर ही जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, किंतु विल्सन के आदर्शवादी विचार के उनमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था। इसके अतिरिक्त वह यूरोप की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं समस्याओं से भली भांति परिचित नहीं थे और वास्तविक रूप में जो संधि का प्रारूप तैयार हुआ, उसमें विल्सन के सिद्धांतों को बहुत कम स्थानों पर कार्यान्वित किया गया था और अंतिम रूप से केवल उसकी राष्ट्रसंघ की योजना को स्वीकार कर लिया गया था। विल्सन के आदर्शवादी सिद्धांत लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंशू की कूटनीतिक चालों के आगे नहीं ठहर सके। फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री जॉर्ज क्लेमेंशू कर रहा था। वह सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली नेता था। फ्रांस की जनता को उस पर पूर्ण विश्वास था। वह 1870 के सीडान युद्ध में, फ्रैंको प्रशा युद्ध में अपने देश के घोर अपमान का जर्मनी से बदला लेना चाहता था और भविष्य के लिए फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित कर देना चाहता था।
जबकि विल्सन के आदर्शवादी सिद्धांतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने 14 सूत्रों के विषय में व्यंग करते हुए कहा था, ईश्वर भी 10 आज्ञाओं 10 कमांडमेंट से संतुष्ट हो गया था, किंतु विल्सन की 14 आज्ञाएं हैं। क्लेमेंशू एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने विल्सन को संतुष्ट करने के लिए उसके सिद्धांतों का औपचारिक रूप से समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लॉर्ड जॉर्ज कर रहा था। पेरिस की संधि वार्ता में लॉर्ड जॉर्ज और उसके सहयोगियों का उद्देश्य था कि जर्मनी की शक्ति को इतना कम कर दिया जाए कि भविष्य में वह आक्रामक राज्य न बन सके। वे जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य को समाप्त करके उसमें युद्ध क्षति के रूप में यथेष्ट धनराशि भी प्राप्त करना चाहते थे। किंतु ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल संधि की शर्तों को इतना कठोर एवं अपमानजनक भी नहीं बनाना चाहता था कि जर्मनी की सरकार उसे स्वीकार ही न करे। इटली की तरफ से प्रधानमंत्री ऑरलैंडो इस सम्मेलन में आया था। पेरिस सम्मेलन में इटली का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा। इसका एक कारण तो यह था कि इटली के प्रतिनिधिमंडल ने मूलतः अपने देश के हितों और स्वार्थों की ओर ही अधिक ध्यान दिया और अन्य समस्याओं में रुचि नहीं ली। दूसरे, ऑरलैंडो ने युद्ध काल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार किए गए वचनों को पूरा करने की मांग पर अड़कर विल्सन को अप्रसन्न कर दिया। कुछ समय बाद ऑरलैंडो सम्मेलन छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि भेजे गए। जापान की तरफ से प्रतिनिधि जो थे वो थे किमोशी सायोंजी। छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रीस का प्रधानमंत्री थे। अब हम देखते हैं कि इस शांति सम्मेलन का जो है संगठन किस तरह से था। शांति सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की व्यवस्था में मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च युद्ध परिषद एवं महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चित किया था कि सम्मेलन में प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे। इसमें 5 बड़े राज्य, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, इनमें से प्रत्येक को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के डोमिनियन इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और भारत को 2, न्यूजीलैंड को 1, ब्राज़ील को 3, बेल्जियम, चीन, यूनान, पोलैंड, पुर्तगाल, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और सर्बिया को 2 प्रतिनिधि भेजने के लिए अधिकृत किया गया। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देशों और कुछ अफ्रीका के देशों को 1 प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सम्मेलन में 70 प्रतिनिधियों के भाग लेने की व्यवस्था की गई, किंतु बेल्जियम और सर्बिया केवल 2 प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं हुए, अतः उनको 3 प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी गई। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन के प्रथम पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इसके पश्चात सम्मेलन में क्लेमेंशू को सर्वसम्मति से सम्मेलन का सभापति बनाया गया। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों और उनके सहायकों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी बैठकें बार बार बुलाना संभव नहीं था। अतः संधि की रूपरेखा तैयार करने बार बार समग्र अधिवेशन बुलाना संभव नहीं था। अतः व्यवहारिक कार्यों के लिए एक सर्वोच्च शांति परिषद या 10 सदस्यों की परिषद गठित की गई। इस परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन,
इटली और जापान के दो दो सदस्य लिए गए। इसी परिषद को संधि की शर्तों को निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। उसको यह भी निश्चित करने का अधिकार दिया गया कि कौन से विषय पूर्ण अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। इसके पश्चात केवल 6 पूर्ण अधिवेशन किए गए। 10 बड़ों की परिषद को 2 महीने के पश्चात कार्य करने के बाद यह अनुभव हुआ कि कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने एवं उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए केवल 4 बड़े राज्यों की समिति ही अधिक उपयुक्त होगी। इसमें जापान को स्थान नहीं दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो के चले जाने के पश्चात केवल 3 बड़ों ने शेष कार्य संपन्न किया। इस मुख्य समिति के अतिरिक्त संधि से संबंधित विभिन्न आवश्यक विषयों की छानबीन करने और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 58 आयोग एवं समितियां गठित की गई। इसमें से राष्ट्रसंघ संबंधी आयोग, क्षतिपूर्ति संबंधी आयोग, क्षेत्रीय समस्याओं संबंधी आयोग आदि अधिक महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रसंघ संबंधी आयोग का अध्यक्ष विल्सन को बनाया गया क्योंकि उन्हें इस कार्य में विशेष रुचि थी। इन आयोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके प्रतिवेदनों के आधार पर ही निर्णय लिए गए। अब हम यह देखते हैं कि सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं क्या थी। सम्मेलन के नेताओं को विविध एवं बहुत अत्यंत जटिल समस्याओं का समाधान करना था। विभिन्न योजनाओं एवं परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसे समझौते की रूपरेखा तैयार करनी थी जो महाशक्तियों एवं अन्य सहयोगी राज्यों को मान्य हो। उन्हें केवल शांति स्थापित नहीं करनी थी वरन शांति को स्थायी बनाने की व्यवस्था करनी थी। दीर्घकालीन संघर्ष से विनष्ट एवं छिन्न भिन्न यूरोपीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नए आधार पर पुनर्स्थापित भी करना था। इसके अतिरिक्त उन्हें मध्य और पूर्वी यूरोप के लाखों भूख से पीड़ित लोगों की खाद्य समस्या को हल करना था। विजय उन्माद से जो पीड़ित सेनाएं थी उन पर नियंत्रण रखना था। प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित जनमत को भी संतुष्ट करना था। सबसे पहला मतभेद जो था वो सम्मेलन की कार्यप्रणाली के संबंध में था। राष्ट्रपति विल्सन प्रकट रूप से किए गए प्रत्यक्ष समझौते करने के पक्ष में था और गुप्त समझौतों का कट्टर विरोधी था, किंतु तत्कालीन उत्तेजनापूर्ण वातावरण में संधि की शर्तों के विषय में प्रकट रूप से विचार विमर्श करना संभव नहीं था। अतः 4 बड़े राज्यों अथवा 3 बड़े राज्यों के सभी महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त रूप से किए गए तथा उनकी गोपनीयता को भंग नहीं होने दिया गया। समाचार पत्रों के संवाददाताओं को केवल पूर्ण अधिवेशनों या सामान्य बैठकों में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई। सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई मित्र राज्यों द्वारा युद्ध काल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार दिए गए आश्वासनों और विल्सन के आदर्शवादी 14 सूत्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। जर्मनी ने विल्सन के 14 सूत्रों को ही समझौते का आधार मानकर युद्ध विराम संधि की थी। यदि गुप्त संधियों के आश्वासनों को पूरा किया जाता तो जर्मनी के साथ विल्सन के सिद्धांतों के अनुकूल न्यायपूर्ण संधि नहीं की जा सकती थी। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात अमेरिकी सीनेट के कुछ सदस्यों ने के समक्ष
संधि के पक्ष में बोलते हुए विल्सन ने कहा था कि जनवरी 1928 में 14 सूत्रों की घोषणा करते समय उसे गुप्त संधियों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, किंतु यह कथन सत्य नहीं था, क्योंकि 1918 में बाल्फोर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह सूचना दी थी कि राष्ट्रपति विल्सन को मित्र राज्यों की समस्त कूटनीतिक एवं सैनिक गतिविधियों की जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त नवंबर 1917 में रूस के बोल्शेविक सरकार ने रूस के साथ की गई सभी गुप्त संधियों को प्रकाशित करा दिया था। इसके अतिरिक्त लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंशु और ऑरलैंडो के बीच भी मतभेद नहीं था। क्लेमेंशु जर्मनी से कठोरतम संधि करना चाहता था, लॉर्ड जॉर्ज अधिक कठोरता के पक्ष में नहीं था और ऑरलैंडो की रुचि इटली को केवल फ्यूम प्राप्त कराने में अधिक थी। यद्यपि सम्मेलन को प्रारंभ होने में ही काफ़ी समय लग चुका था, किंतु आरंभ होने के बाद भी 10 सदस्यों की परिषद काउंसिल ऑफ 10 मुख्य समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श की स्थिति को टालती रही। इसका एक कारण तो यह था कि प्रमुख नेता अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्रकट करने में शीघ्रता नहीं करना चाहते थे। दूसरा यह था कि 10 सदस्यों को यह अनुभव हुआ कि उनकी स्थिति लॉयड जॉर्ज के शब्दों में राज्यों के मंत्रिमंडल कैबिनेट ऑफ नेशंस के सदृश हो गई है, जिस पर सामयिक घटनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अतः 10 सदस्यों की परिषद को कई बार मुख्य विषयों पर विचार करने के कार्यक्रम को स्थगित कर तत्कालीन झगड़ों का समाधान करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त फरवरी और मार्च 1919 में विल्सन तथा लॉर्ड जॉर्ज को कुछ समय के लिए अपने अपने देश जाना पड़ा। इसी के कुछ समय बाद लॉर्ड जॉर्ज को बेकारी की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिए लंदन वापस जाना पड़ा। इसी बीच एक व्यक्ति ने क्लेमेंशु पर गोली चलाई, किंतु वह किसी प्रकार बच गया। इस प्रकार कुछ समय के लिए संधि निर्माण का कार्य स्थगित करना पड़ा। इस विलंब के कारण जर्मनी के साथ की गई युद्ध विराम संधि की अवधि को तीसरी बार पुनः बढ़ाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि इन शांति संधियों का प्रमुख आधार क्या था। 1917 की रूस में जो क्रांति हुई थी, उसके फलस्वरूप जो व्यवस्था स्थापित हुई थी, वह यूरोप एवं तत्कालीन संसार के लिए एक चुनौती, पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः पेरिस के सम्मेलन में एकत्रित राजनीतिज्ञों को इसके प्रभाव के प्रति सचेत होकर कार्य करना पड़ा, क्योंकि 1919 में रूस के साम्यवाद का प्रसार का भय बढ़ता जा रहा था। फिनलैंड से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक पूर्वी राज्यों को वे बड़ा और शक्तिशाली बनाने का विचार करने लगे। जिस प्रकार 1815 की वियना कांग्रेस के समय जैकोबिनवाद का भय था, उसी प्रकार 1919 में बोल्शेविकवाद का भय था। जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों के पास पराजित राष्ट्रों के साथ की जाने वाली संधियों की कोई सर्वसम्मत योजना नहीं थी। कारण यह था कि युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त किए बिना संधि की शर्तों जैसे विवादग्रस्त विषय पर विचार करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि इस प्रकार की वार्ता से मित्र राज्यों में मतभेद उत्पन्न होते और उसकी युद्ध क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता।
अब हम देखते हैं जो प्रमुख बातें थी जिनके आधार पर की शांति संधियाँ की गई थी। वे थे पहला था विल्सन के 14 सूत्र, जिसमें प्रमुखतः इस बात पर बल दिया गया था कि सभी समुद्र स्वतंत्र हैं, सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं, सभी राज्य केवल उतने शस्त्र रखें जितने आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बंटवारा किया जाए, शांति संधियाँ प्रकट रूप से की जाएं, संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र से जर्मनी की सेनाएं हट जाएं और जहाँ तक संभव हो सभी राज्यों की जनता को स्वायत्त शासन प्राप्त करने का अधिकार मिले। इसके अलावा युद्ध काल में जो गुप्त संधियाँ की गई थी, जिनमें कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि थी जो कि मार्च 1915 में हुई थी, लंदन की संधि जो कि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और इटली के बीच अप्रैल 1915 में हुई थी। इसके अलावा मई 1916 में साइक्स-पिको समझौता, सेंट जीन मॉरिन समझौता, रोमानिया के साथ समझौता और फरवरी-मार्च 1917 में मित्र राज्यों का जापान के साथ हुआ गुप्त समझौता और इसके बाद मार्च 1917 में फ्रांस और रूस के बीच जो गुप्त समझौता हुआ, ये सभी इनके बीच में जो इन संधियों के बीच में जो संधियों के बीच में जो वचन दिए गए थे उसे ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजनीतिज्ञ पूरा करना चाहते थे। अतः शांति समझौते में इन संधियों को स्थान दिया गया। दो और महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि शांति संधियों का आधार थी। एक है राष्ट्रीय जातियों की स्वतंत्रता की मांग। महायुद्ध के फलस्वरूप 4 साम्राज्यों का पतन हो गया और उनके अधीन विभिन्न राष्ट्रिक जातियों के भविष्य के संबंध में निर्णय करना आवश्यक हो गया। 1918 में यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेक, स्लोवाक, यूक्रेनिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, रोमानियन आदि जातियों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की। रूस की बोल्शेविक सरकार ने अपने देश की राष्ट्रिक जातियों के प्रति नई नीति अपनाई, जिससे यूरोप की अन्य राष्ट्रिक जातियां भी प्रभावित हुई। विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत से भी इन जातियों की राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन मिला। अतः शांति सम्मेलन के नेताओं को राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, जिससे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, नेटविया आदि नए राज्यों का निर्माण हुआ। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो है बड़े राज्यों के राष्ट्रीय हित। शांति संधि का मसौदा तैयार करने में 4 बड़े राज्यों ने निर्णायक भाग लिया था। अतः उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के पृथक राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था। यद्यपि अमेरिका किसी प्रकार का प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता था, किंतु वह यूरोप और एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह सुदूर पूर्व में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था और उसकी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध चीन को सुरक्षित रखना चाहता था। ब्रिटेन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, जर्मनी को एक सामुद्रिक और व्यापारिक प्रतिद्वंदी के रूप में समाप्त करना। दूसरा, यूरोप का शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए फ्रांस को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना। और तीसरा, जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य में से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त करना। फ्रांस का मूल उद्देश्य था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वह भविष्य में फिर कभी उसके लिए खतरा न बन सके। इटली का प्रधानमंत्री फ्यूम पर अधिकार करना चाहता था और उन सभी भागों को प्राप्त करना चाहता था जो उसे लंदन की गुप्त संधि 1915 में हुई थी उसके अनुसार मिलने थे। इन सभी तत्वों के आधार पर ही पेरिस के शांति सम्मेलन ने शांति संधियों के मसौदे तैयार किए थे।